हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अनुज शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल एजुकेशन अड्डा पर। और शुरुआत करते हैं आज की अपनी वीडियो की, जो कि हमारी हिस्ट्री सब्जेक्ट के ऊपर है और मौर्योत्तर काल, जिसमें हम आज वीडियो में कवर करेंगे अपने विदेशी उत्तराधिकारी। इससे पहली वाली जो प्रीवियस वीडियो हमने अपनी बनाई थी, उसमें मौर्योत्तर काल के देशी उत्तराधिकारी के बारे में हमने अपना टॉपिक कवर किया था। आज हम विदेशी उत्तराधिकारी, क्योंकि मैं आपको बता ही चुका हूं कि मौर्योत्तर काल में दो उत्तराधिकारी हमारे निकलकर सामने आए थे। एक विदेशी उत्तराधिकारी जो विदेशों से जिन्होंने आकर पश्चिमी भारत वाले एरिया पर अपना साम्राज्य स्थापित करा था, और देशी वाले जो यहीं की रियासतों से स्वयं को स्वतंत्र कर कर अपनी सत्ता स्थापित करी थी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारे विदेशी उत्तराधिकारी थे, वो 4 विदेशी उत्तराधिकारी थे जो मौर्योत्तर काल में जिन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया था। सबसे पहले आए थे यवन, सेकंड नंबर पर शक, थर्ड नंबर पर पल्लव और फोर्थ नंबर पर कुषाण। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और उन पॉइंट्स को कवर करते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में उन्हीं पॉइंट्स को सीधा सीधा क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। चलिए सबसे पहले यवन जो विदेशी उत्तराधिकारी के रूप में भारत में साम्राज्य स्थापित करने के लिए आए, इनको क्या बोला जाता है? हिंद यूनानी भी बोल सकते हैं और इनको बैक्टीरियन ग्रीक भी बोलते हैं। दो नाम इनको हम और जानते हैं, एक तो यवन भी कहते हैं, हिंद यूनानी भी बोल सकते हैं और बैक्टीरियन ग्रीक भी बोल सकते हैं। अब पहला पॉइंट है कि मौर्योत्तर काल के प्रथम सबसे पहले जो विदेशी आक्रमणकारी थे जिन्होंने आकर अपनी सत्ता और यह साम्राज्य स्थापित किया था, वो यवन ही थे। इनका जो प्रथम शासक था वो था डेमेट्रियस प्रथम। कौन था? डेमेट्रियस प्रथम। इसको वास्तविक संस्थापक भी कह सकते हैं यवनों का। इसका जो और प्रतापी सम्राट या शासक हुआ है इस वंश का, यवन का, वो इसका द्वितीय शासक मिनांडर था, जो डेमेट्रियस प्रथम का सेनापति भी था और दामाद भी था। बौद्धों द्वारा, जो बौद्ध धर्म के लोग थे, जो अनुयायी थे, उन्होंने इस मिनांडर को एक उपाधि दी जिसको बोला गया मिलिंद। क्या बोला गया दोस्तों? मिलिंद। ये उपाधि किसको दी गई थी? मिनांडर को दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? तो बौद्धों द्वारा दी गई थी। इस मिनांडर के ही शासनकाल में एक बौद्ध भिक्षु था जो जिसका नाम था नागसेन। वो इसके शासनकाल में भारत आता है, नागसेन। और इन दोनों के बीच में, मिलिंद के बीच में और नागसेन के बीच में एक वार्तालाप, एक दार्शनिक वार्तालाप होता है। उसमें वार्तालाप में होता क्या है कि मिलिंद अपने नागसेन से मिलने के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण करने की बात करता है, और इसे ही दार्शनिक वार्तालाप के रूप में हिस्ट्री में जाना जाता है। किनके बीच में हुआ था? मिलिंद और नागसेन के बीच में हुआ था। और इसी दार्शनिक वार्तालाप के ऊपर जो नागसेन हैं, उन्होंने एक रचना करी है जिसे बोलते हैं मिलिंद पन्हो। क्या बोलते हैं? मिलिंद पन्हो। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि मिलिंद पन्हो किसकी रचना है? तो आपको पता होना चाहिए जो बौद्ध भिक्षु था नागसेन, उसकी रचना है। और वो किसके ऊपर, किसके जो टॉपिक है, क्या बेस रहा है इस मिलिंद पन्हो का? तो जो हमारे नागसेन और मिलिंद के बीच में जो दार्शनिक वार्तालाप हुआ था बौद्ध धर्म को ग्रहण करने के ऊपर, उसके ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है। अगला, जो यवनों में जो राजधानी थी उनके साम्राज्य की, वो थी साकल, जो पंजाब में पड़ती थी। पंजाब वाला एरिया यवनों ने जीत लिया था काफ़ी, और अपनी राजधानी साकल को नियुक्त किया था। और दूसरा, साकल ही इनकी जो शिक्षा का केंद्र था वो साकल ही था। आगे देखते हैं और कौन से पॉइंट हैं। ज्योतिष विद्या का ज्ञान, जो हमारे भारतीयों को ज्योतिष विद्या का ज्ञान कराया, वो किसने कराया था? यवनों ने ही कराया था। आगे देखते हैं, सोने के सिक्के सर्वप्रथम किन्होंने चलवाए थे? वो यवनों ने ही चलाए थे सोने के सिक्के। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि विदेशी उत्तराधिकारियों में या मौर्योत्तर काल में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किस शासन या किस साम्राज्य ने चलवाए? तो वो यवनों ने चलवाए थे। उन्हीं सिक्कों पर राजा का नाम, चित्र आदि लिखवाना किसने शुरुआत करी थी? तो वो करी थी हमारे मौर्योत्तर काल के यवन शासकों ने। तो दोस्तों ये हमारा जो पॉइंट्स हैं यवनों को लेकर, जो
क्वेश्चंस एग्ज़ाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं, उनको कवर करते हुए यवनों से सिर्फ इतने ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम को देखते हुए कवर किए गए हैं। इससे ज़्यादा आपको यवनों के बारे में पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीधे सीधे क्वेश्चन कि मिलिंद की उपाधि किस शासक को दी गई है, तो मिनांडर को दी गई है। नागसेन किसके शासनकाल में आया था, तो मिनांडर के शासनकाल में आया था। मिलिंद पन्हो किसकी रचना है, तो नागसेन की रचना है। यवनों के शासनकाल में उनके साम्राज्य की राजधानी क्या थी, तो साकल थी। या सोने के सिक्के सर्वप्रथम किस साम्राज्य ने या किस शासन ने चलाए थे, तो यवनों ने चलाए थे। तो इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछ लिए जाते हैं। चलिए दूसरे वाले वंश पर आते हैं जिसका नाम था शक वंश। ये यवनों को समाप्त करके शक वंश आए। कहाँ के निवासी थे, सीथियन के या सीरिया के। सीथियन भी बोलते हैं इन्हें या सीरिया से भी बोलते हैं। अब इनका जो प्रवेश हुआ था भारत के अंदर वो कहाँ से हुआ था, तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दक्षिण बॉर्डर पर एक पर्वत पड़ता है, तोबा कंकड़ पर्वत। कौन सा पर्वत दोस्तों, तोबा कंकड़ पर्वत में एक बोलन दर्रा है, दर्रे से ये भारत में प्रवेश करते हैं। मैंने आपको दर्रा बता दिया, दर्रा क्या होता है, पहाड़ होते हैं, पहाड़ के बीच में से थोड़ा सा संकरा एरिया या रास्ता होता है, उसे दर्रा बोला जाता है। इसी तरीके से दोबा कंकड़ जो पर्वत था उसमें एक बोलन दर्रा था, वहाँ से इन्होंने शक जो सीरिया से आए थे उन्होंने भारत के अंदर प्रवेश किया था। और है कहाँ ये तोबा कंकड़ पर्वत, तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दक्षिण बॉर्डर पर स्थित है। अगला, शकों ने जो अपनी भारत के अंदर शाखाएं बनाई वो 4 थी, लेकिन यहाँ 5 लिखी हुई हैं। तो 4 तो आपकी भारत के अंदर हैं, जो कि पंजाब जिसे तक्षशिला के नाम से भी जाना जाता है, दूसरी मथुरा, तीसरी उज्जैन, फिर नासिक, और एक भारत से बाहर थी अफ़गानिस्तान में जिसे काबुल के नाम से भी जाना जाता था। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि भारत के अंदर शकों ने अपनी कितनी शाखाएं स्थापित करी थी, तो 4, लेकिन अगर टोटल देखा जाए तो 5। वो नाम मैंने आपको बता दिए, अफ़गानिस्तान, पंजाब, मथुरा, उज्जैन और नासिक। एक जो यहाँ पर शक शासक होते थे, जो राजा शकों के हुए हैं, उनको एक नाम की उपाधि दी गई थी, उसे बोला गया था क्षत्रप। क्या बोला गया है, क्षत्रप। तो सीधा क्वेश्चन भी ये बनता है कि क्षत्रप नाम की उपाधि किस वंश के राजाओं को दी गई, या मौर्योत्तर काल के किस वंश के राजाओं को क्षत्रप कहा गया। तो आपको पता होना चाहिए शक वंश के राजाओं को क्षत्रप कहा गया। इसमें जो इस वंश में जो शकों में सबसे महान सम्राट, जो महान शासक हुआ है, वो था रुद्रदामन। सीधा सीधा इसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि जूनागढ़ अभिलेख किस शासक के ऊपर है, तो रुद्रदामन के ऊपर है जूनागढ़ अभिलेख। एक इस जो रुद्रदामन था, इसने सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया। मतलब कि इसको पुनरुद्धार का मतलब है कि उसको ठीक कराया, उसके ऊपर जो बांध था उसे भी ठीक कराया। तो सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करने वाला शासक कौन था, रुद्रदामन। जूनागढ़ अभिलेख से संबंधित कौन सा शासक है, वो रुद्रदामन। भारत में शकों ने कितनी प्रकार की शाखाएं या कितनी शाखाएं बनाई थी, तो 4। भारत में शकों का प्रवेश कौन से पर्वत से होता है, तो तोबा कंकड़। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं शकों से। मैं सिर्फ उन्हीं पॉइंटर्सों को मैं अपनी वीडियोस में आपको बार बार बताता हूं कि मैं सिर्फ उन्हीं पॉइंटों को ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करता हूं, जिससे जो एग्ज़ाम में लगातार बार बार पिछले एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं, जिससे आपको वो चीज़ें मिल सकें जो एग्ज़ाम में जो एग्ज़ामिनर पूछना चाह रहा है, जो उसका एक नेचर है बार बार क्वेश्चन को उठाने का। तो दोस्तों ये शकों के बारे में हो गए। थर्ड पे आते हैं। थर्ड है हमारे पल्लव। शकों को समाप्त करने के बाद हमारे पल्लव आए। पल्लव कहाँ के निवासी थे, उन्हें हम पार्थियन भी बोलते हैं और ईरान से आए थे। कहाँ से आए थे, ईरान से। क्वेश्चन बन जाता है कि हमारे यवन कहाँ के निवासी थे, तो हिंद यूनानी जो अफ़गानिस्तान के वाला एरिया है उस वाले एरिया से आए थे। शक कहाँ से आए थे, सीरिया से आए थे। पल्लव कहाँ से आए थे, ईरान से आए थे। इस वाले वंश का जो वास्तविक संस्थापक है उसे कहते हैं मिथिड्रेस प्रथम। क्या कहते हैं, मिथिड्रेस प्रथम। और सबसे प्रसिद्ध शासक कौन है इस वंश का, जो पल्लव वंश चल रहा है, वो है गोंदोफार्निस। क्या नाम है उसका दोस्तों, गोंदोफार्निस। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, सबसे प्रसिद्ध
शासक या सबसे सम्राट, सबसे महान शक्तिशाली शासक कौन रहा है पल्लवों में? तो वो रहा है गोंदोफोंडिस। अब इसके शासनकाल में भी एक अभिलेख प्राप्त हुआ था जिसका नाम है तख्ते बही, और ये अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वो हुआ है हमें पेशावर से, पेशावर पाकिस्तान वाले एरिया से हमें ये तख्ते बही अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी? वो बनाई थी तक्षशिला, जो भारत के पश्चिम में स्थित थी। इसके शासनकाल में एक चीज़ और होती है कि ईसाई धर्म के प्रचार करने के लिए, जब तक ईसाई धर्म का प्रचार भारत के अंदर नहीं हुआ था, भारत के अंदर सिर्फ 2 ही धर्म चल रहे थे, या तो बौद्ध धर्म था, हिंदू धर्म था, और मुस्लिम धर्म भी थोड़ा बहुत स्टार्ट हो गया था। तो अब ईसाई धर्म के प्रचार हेतु जो हमारे सेंट थॉमस थे वो भारत आए थे और उन्होंने भारत में ईसाई धर्म का प्रचार किया था। इस पल्लवों के शासनकाल की सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये कि ईसाई धर्म का उदय हुआ था भारत के अंदर, और उसको उदय करने के लिए कौन आया था भारत? तो वो आए थे सेंट थॉमस। तो दोस्तों, ये हमारे अभी यवन, शक और पल्लव से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कवर होते हैं एग्ज़ाम को देखते हुए, वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको पॉइंट्स के रूप में यहाँ समझा दिए हैं। अभी मैं इसको रफ़ करता हूँ। रफ़ करने के बाद मैं आपको अब जो इनका लास्ट वाला है कुषाण, उसके ऊपर थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं, उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मैं इसे अब रफ़ करता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं कुषाण वंश की। तो अभी तक हमने जो पढ़ा अपने विदेशी उत्तराधिकारियों में वो यवन, शक और पल्लव पढ़े। अब पल्लवों को समाप्त करने के बाद जो विदेशी उत्तराधिकारी आए सामने वो थे कुषाण। अब ये कौन से वाले इलाके के निवासी थे? तो तुर्किस्तान और चीन के बॉर्डर पर इन लोगों के वहाँ के ये निवासी माने जाते हैं। जो तुर्किस्तान और चीन का बॉर्डर है वहाँ के ये लोग निवासी माने जाते हैं। इसमें जो प्रथम शासक हुआ था वो था कुजिल कडफिशस। कौन था? कुजिल कडफिशस। लेकिन जो इस वंश का, जो इस साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है वो था विम कडफिशस। आपको सिर्फ इनके नाम याद रखने हैं कि कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, सीधा क्वेश्चन आ जाएगा। बस सिर्फ वास्तविक संस्थापक, इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, सीधा नाम याद रखना है विम कडफिशस। अब इसने एक काम अच्छा करवाया था, जो सीधा क्वेश्चन आया कि शुद्ध सोने के सिक्के इसी ने चलवाए थे, विम कडफिशस ने। सोने के सिक्के मैंने आपको बताए थे किन्होंने चलवाए थे? यवनों ने चलाए थे। लेकिन शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने चलवाए थे, और उसमें भी चलवाने वाला कौन सा शासक था? तो वो था विम कडफिशस। अब इस वाले वंश का जो सबसे प्रतापी या सबसे महान शासक आता है वो है कनिष्क, और इसके बारे में ही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर जो कुषाण वंश से आते हैं वो ज़्यादातर कनिष्क के ऊपर पूछे जाते हैं। देखिए क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक कनिष्क का जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है इसने 78 AD में शक संवत की शुरुआत करी। शक संवत जो है वो एक तरीके का कैलेंडर है और भारतीय सरकार का राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में भी जाना जाता है शक संवत को। तो वो राष्ट्रीय कैलेंडर, जो भारत सरकार राष्ट्रीय कैलेंडर फॉलो करती है, उसकी शुरुआत करने वाला कौन सा विदेशी उत्तराधिकारी का शासक था? तो वो है कनिष्क का। और कौन से वंश था? तो कुषाण वंश था। इसने अपनी जो पहली राजधानी बताई, इसने कनिष्क के शासनकाल में 2 राजधानी निकलकर सामने आई थी उसके साम्राज्य की। पहली राजधानी थी पुरुषपुर, जो कि अब वर्तमान पेशावर में है। द्वितीय राजधानी थी मथुरा, क्योंकि उस समय जो मथुरा, जो भारत वाला क्षेत्र था, उसमें जो शकों की 4 जो राज्य थे, जो साम्राज्य थे, 4 जगह बटे हुए थे। तो मैंने आपको बताए थे, तो उसमें से मथुरा था। वहाँ मथुरा में उसने शकों को हराया कनिष्क ने, और वहाँ पर अपनी द्वितीय राजधानी स्थापित करी, जो कि शकों का जो राजधानी थी कहाँ थी? एक तो उज्जैन में थी, नासिक में थी, मथुरा में थी, और तुम्हारा अफगानिस्तान में थी, और पंजाब वाले एरिया में थी। तो मथुरा में इसने अपनी द्वितीय राजधानी को स्थापित किया। अगला जो हमारा कनिष्क था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किसका था? बौद्ध धर्म को मानने वाला था। इस बात का पता हमें कैसे चला कि इसके ही शासनकाल में, मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, जो बौद्ध संगति हुई थी उसमें जो 4th नंबर वाली थी वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। और कहाँ पर उसका आयोजन हुआ था? तो कुंडल वन में हुआ था, कश्मीर में। कहाँ पर हुआ था?
कुंडल वन कश्मीर में हुआ था। और तो इससे पता चलता है कि जो हमारा कनिष्क था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बौद्ध धर्म को मानने वाला था। अब जो एक सीधा इम्पोर्टेंट जो फैक्ट्स आता है कनिष्क के बारे में कि इसके दरबार में, इसके शासनकाल में 4 प्रसिद्ध विद्वान हुआ करते थे जिनके ऊपर सीधा क्वेश्चन, उनकी रचनाओं के ऊपर सीधा क्वेश्चन आ जाता है। तो सबसे पहले थे चरक। चरक इसके जो दरबार के चिकित्सा शास्त्री थे, उनकी रचना है चरक संहिता। सीधा क्वेश्चन आएगा चरक संहिता किसकी रचना है? चरक की। और चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध विद्वान थे? तो कनिष्क के थे। अगला आता है अश्वघोष। क्या आता है? अश्वघोष। उनकी रचना है हमारी बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र रचना अश्वघोष की। इसी बुद्ध चरित्र रचना को बौद्धों की रामायण भी बोला जाता है। तो सीधा क्वेश्चन आएगा कि बौद्धों की रामायण किस ग्रंथ को या किस रचना को बोला जाता है? तो वो है बुद्ध चरित्र। और उसकी रचना करी किसने है? अश्वघोष ने करी है। और किसके शासनकाल में हुई है? तो कनिष्क के शासनकाल में। एक बात में से कई क्वेश्चन एक साथ एग्जाम के अंदर पूछ ले जाते हैं। आपको सिर्फ पॉइंट देखना है और उसको समझना है कि इसके अंदर से कितने क्वेश्चन मैं निकाल सकता हूँ। जैसे मैंने निकाला बुद्ध चरित्र किसके शासनकाल में रचित हुई थी, या कौन इसको रचयिता कौन है, या बौद्धों की रामायण किसको बोला जाता है। इस तरीके से आप एक पॉइंट में से 2 या 4 क्वेश्चन आराम से निकाल सकते हैं जो सीधे सीधे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तीसरे वाले विद्वान देखते हैं, उनका नाम था नागार्जुन। इनकी रचना है माध्यमिक सूत्र या सापेक्षता का सिद्धांत। इनको भारतीय आइंस्टीन के रूप में भी जाना जाता है। अगले हैं वसुमित्र, जिनकी रचना का जो नाम है वो है महाभिभाष्य शास्त्र। महाभिभाष्य शास्त्र। तो दोस्तों ये जो 4 मैंने आपको विद्वान बताए हैं, इनके ऊपर सीधा सीधा क्वेश्चन, इनकी रचनाओं के ऊपर सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है। जैसे चरक की चरक संहिता हो गई, अश्वघोष की बुद्ध चरित्र हो गई, नागार्जुन की माध्यमिक सूत्र या सापेक्षता का सिद्धांत हो गया, और वसुमित्र की जो रचना थी वो महाभिभाष्य शास्त्र हो गई। सीधे सीधा क्वेश्चन आ जाएगा। रचनाओं के ऊपर आपको पता होना चाहिए कि उसके जो रचयिता हैं वो कौन हैं। चलिए आगे देखते हैं। जो कनिष्क के शासनकाल में 2 कला शैलियों का निर्माण हुआ, एक मथुरा कला शैली, एक गांधार कला शैली। दोनों का आयोजन हुआ, दोनों कला शैली उभर कर सामने आई, और दोनों कला शैलियों का जो प्रमुख केंद्र था, जहाँ से इनके जो कला शैलियों का निर्माण वास्तविक में अपने विकास की ओर चला, वो था मथुरा। तो सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि मथुरा कला शैली और गांधार कला शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। या दोनों की कला शैली, दोनों जो कला शैली हैं उनका प्रमुख केंद्र कौन सा शहर था या कौन सा साम्राज्य था? तो मथुरा। और किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। तो दोस्तों ये क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चनों के ऊपर ही पॉइंट हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन आते हैं। आप कोई से भी एग्जाम को उठा के देख लीजिए, जो कनिष्क कुषाण मैंने पढ़ाया है, सीधे सीधे क्वेश्चन एज इट इज़ आपको इन्हीं पॉइंट्स में मिलेंगे। आपको ज़्यादा पढ़ने की या ज़्यादा जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ ज़्यादा के चक्कर में आपका वो भी पार्ट रह जाएगा जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जा रहा है। तो दोस्तों प्लीज़ फोकस करिए और मेरी वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिए, और अपने जो आप नोट्स तैयार कर रहे हैं उन्हें लगातार तैयार करते रहिए। इसी आशा के साथ मैं अनुज शर्मा आप सभी का धन्यवाद करता हूँ।